1976 में उस डॉक्टर ने खतरनाक तरीन मुजरिमों का इलाज किया। एक दवाई भी नहीं दी, बस 4 जुमलों के जरिए उन मुजरिमों को वो राह रास्त पर ले आया। वो 4 जुमले कौन से थे? उस बंदे से कहा गया कि ये पत्थर अपनी जगह से हटाना है। 4 हफ्तों तक वो कोशिश करता रहा। 4 हफ्ते के बाद अचानक उसने देखा जीत की डिश में ये 7 अज्जा डलते हैं। नंबर 1 तवक्कुल, नंबर 2 कुर्बानी, और नंबर 7वां तो बहुत अहम है। सुबह उठते साथ ही 2 लिस्टें आपने बनानी है और इन लिस्टों पर अमल करना है। बहुत ही आसान लिस्ट है, अगर इस पे आपने अमल कर लिया, जीतने से कोई रोक नहीं सकता आपको। आपने नोट किया कि ये बड़े बड़े एथलीट्स अपना कोच रखते हैं, एक ट्रेनर रखते हैं, हालांकि वो खुद उस मैदान में बेताज बादशाह होते हैं। क्यों रखते हैं कोच? इसकी वजह यह है कि नो टैलेंट, नो ब्यूटी, नो इंटेलिजेंस, नो रिचेस, कोई पैसा नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, बस ये एक चीज आपके अंदर अगर आगे हो तो ये जमाना आपको मौके देगा, आप तरक्की की फिनिश लाइन की तरफ दौड़ते चले जाएंगे। विनर्स में और लूजर्स में ही फर्क है। लूजर कहता है हाय मेरे साथ ये हो गया, और विनर कहता है मैंने ये किया। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? ज्यादा जरूरी क्या है? मोर पॉजिटिव थिंकिंग और लेस नेगेटिव थिंकिंग? ज्यादा मुस्बत सोचना जरूरी है या कम मनफी सोचना जरूरी है? स्टडीज आर क्लियर, रिसर्च तहकीक वाज़ेह तौर पे बताती है कि मनफी सोचना कम करें, ये चीज छोड़ें, क्योंकि अगर आपने दिमाग को खुला छोड़ दिया तो 70% तक दिमाग वो मनफी ही सोचता है, नेगेटिव की तरफ ही जाता है। एंड इट्स सो एम्बेडेड, ये हमारी खून बल्कि हड्डियों में इतना घुस चुका है कि हमें पता भी नहीं चलता। रोज रोज के रवैयों के अंदर हम मनफी ही सोचते चले जा रहे होते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग इज मस्ट, कीप इट हाई, कीप इट अप। जरा ऊपर होकर सोचें, बेहतरीन और पॉजिटिव सोचिए। जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं ना, कट डाउन नेगेटिव थिंकिंग, जस्ट कट इट डाउन, कम करें मनफी सोचना। इट्स ए विलन वॉइस, ये विलन की आवाज है आपके अंदर से। इट इज क्रिटिक, ये तंज है जो आप अपने आप से कर रहे हैं, दूसरों के साथ कर रहे हैं। इट इज ए डीमोटिवेटर, ये आपके हौसले को पस्त करती है। इट इज डिस्काउंटर, ये आपकी जात को कम पे बेच रही है। एंड दिस इज वन विच रेजेस डाउट्स, और ये वो चीज है जो आपकी जात में एक शकूक पैदा करती है, दिमाग में धुंध छा जाती है और आप सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, नेगेटिव इमोशंस आर नॉट आउटबाउंड, दे आर इनबाउंड। ये जो मनफी रवैये होते हैं ये आउटबाउंड नहीं होते, बल्कि ये आपको ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने बॉस के खिलाफ एंग्री हैं, आपका उससे इमोशन क्या है कि आप उससे गुस्से में, अपने पार्टनर से आप फ्रस्ट्रेशन में, अपने बैंक अकाउंट के बारे में आपको इनसिक्योरिटी है, और अपने ड्राइवर के साथ आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है। अब देखिए, पार्टनर के साथ आपको गुस्सा है, आप ये समझ रहे हैं कि आप अपने गुस्से से उसको हिट कर रहे हैं, आप अपने गुस्से के साथ उसको निशाना बना रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो गुस्सा, वो मनफी जज्बा आपके जिस्म से एग्जिट ही नहीं हुआ, वो आपके जिस्म से बाहर निकला ही नहीं है, वो अंदर ही अंदर आपको खोखला करके तबाह कर रहा है। जस्ट ट्राई टू ग्रैस्प दिस पॉइंट। इसी वजह से कायनात में जितने भी वो लोग जिन्होंने कोई अकल की बात समझाई है, उन्होंने यही सिखाया कि बी काइंड, अपने अंदर एक हमदर्दी पैदा करो, मोहब्बत करो, ताकि वो जज्बा मोहब्बत का, हमदर्दी का, वो भी आपके अंदर रहे, आपका वजूद उससे महकना शुरू हो जाए। गिव पीपल द बेनिफिट ऑफ डाउट, फॉरगिव देम, लोगों को माफ करना सीखो, उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दो, यानी किसी की बात से उसने जन रखो। और यही फर्क है विनर्स में और लूजर्स में। जो हारे हुए लोग होते हैं ना, लूजर्स, उनके मुंह पर होता है हाय मेरे साथ ये हो गया, और जो विनर होते हैं, जीते हुए, उनकी जबान पर होता है मैंने ये किया। देखिए, हो जाता है, नुकसान हो जाता है, कोई डेथ हो जाती है, कोई अपना छोड़ के चला जाता है, कोई कारोबार के अंदर बड़ा लॉस हो जाता है, आग लग जाती है, बड़ा कुछ हो जाता है, लेकिन उसको बार बार बताने से वो हल नहीं हो जाएगा। आप माजी के पिंजरे में अपने आप को कैद कर लेते हैं और सबको ये बातें बता रहे होते हैं। नहीं, उसको कंट्रोल करना है, प्रॉब्लम पे इतना फोकस नहीं करना, सोल्यूशन पे फोकस करना है, क्योंकि जिस चीज पे फोकस किया जाता है वही चीज पलती है, वही चीज बढ़ती है, वही चीज आगे से आगे फैलती चली जाती है। तो हार से सबक सीखना है, जीत से हौसला लेकर आगे बढ़ना है, और मुस्तकबिल के बारे में अच्छी उम्मीद रखनी है। क्योंकि जब आप मुसलसल शिकायत कर रहे हैं ना, कंप्लेंट कर रहे हैं, तो अपने आप को आप इल्जाम दे रहे होते हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक से आप अपने आप को ही खराब कर रहे होते हैं। तो जो हालत, जो वाकया, जो मामला, जो सिचुएशन हुई, 3 ऑप्शंस हैं, या तो उसको छोड़ दें,
या तो उसको तब्दील कर दें या उसको एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा जो कुछ है सब टेंशन है। तो आगे बढ़े, इस चीज को फोकस करके विनर वाली फहरिस्त के अंदर अपने आप को ले आए। और यहां पर जो विनर्स की पॉजिटिविटी देखी, आमतौर पे एथलीट्स के अंदर ये बात देखी जाती है, दो चीजें नुमाया देखी गई कि वो जो हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स होते हैं ना, जिन्होंने अपने खेल के मैदान में बहुत ज्यादा नाम कमाया होता है, दो चीजें उनमें देखी गई। नंबर एक, ये पावर ऑफ पॉजिटिविटी, कि जब भी वो कोई पॉइंट हार जाते हैं, जैसे टेनिस के अंदर उसने वो पॉइंट हार गया या पेनल्टी मार रहा था तो पेनल्टी किक मिस हो गई, तो अब लाजमी तौर पे एक लॉस हुआ है ना, एक नुकसान हुआ है, और अब एक डिस्मे की फीलिंग और मायूसी का जज्बा वो नेचुरल है। लेकिन ये देखा गया है कि जो हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स होते हैं, जिनके नतायज अच्छे होते हैं, वो जब भी कोई वाकया ऐसा होता है, वो फौरन अगले पॉइंट और अगले वाकये के बारे में पुरुमीद हो जाते हैं कि यार एक दफा हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा हक में आएगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, हो जाता है एक दफा, मैं फिर दोबारा से ठीक हो जाऊंगा। जैसे खरगोश और कछुए की उस रेस में खरगोश हार गया था, लेकिन खरगोश हारता नहीं होता क्योंकि वो फास्ट है, वो तेज है, उसके अंदर स्किल है, तो चलो एक दफा हार गए, क्या हुआ, दोबारा जीत जाएंगे। तो हमेशा पावर ऑफ पॉजिटिविटी रखें कि अगर जिंदगी के किसी एक वाकये में कोई मैंने इन्वेस्टमेंट की है, कोई जॉब के अंदर ऐसा मसला बना, या इम्तिहान में कोई पेपर मेरा लूज हो गया, तो एक वाकया ऐसा हो गया है, दोबारा जब टेस्ट होगा, दोबारा जब मैं खड़ा हूंगा तो सही तरीके से फेस करूंगा और कामयाब हो जाऊंगा। और एथलीट्स में दूसरी बात आपने नोट की होगी, इनका कोच होता है, दे हैव ए कोच, ए ट्रेनर होता है। आमतौर पे वो नाम खुद इतना बड़ा होता है और इतना एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड में कि बज़ाहिर लगता नहीं कि उसका कोच होना चाहिए, और उसका कोच भी शायद उतना अच्छा ना खेलता हो जितना वो खेलता है, लेकिन वो अपने कोच की डांट भी सुन रहा है, अपने कोच की वो नसीहतें मान रहा है और बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा है, बिल्कुल उसके आगे झुका हुआ है कि जी मुझे जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है? यह एक वर्ड है और वो वर्ड है करेक्ट, कि मुझे ठीक करो, मेरी गलती निकालो। ये करेक्ट का वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है जो आपको करेक्ट करता है, या आपको करेक्ट किया जाए तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर मस्ट बी अ पर्सन इन योर लाइफ who will correct you and you will accept that particular thing, that correction। और ये ही चीज इन एथलीट्स के अंदर कोई गलती फिर आने नहीं देती। माइनर सी मिस्टेक भी होती है, वो कोच फौरन उनको हिंट देता है, उनकी सलाह करता है और फिर वो उसको भी रिपेयर करते चले जाते हैं। क्योंकि इंसान जिस लय में जिंदगी में बढ़ रहा होता है और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एक नया एक रेला आ रहा है नॉलेज का और एक्सपीरियंस का, उसमें इंसान का अपना आप थोड़ा पीछे रह जाता है। तो फिर परफेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? मेरे पास एक बंदा अगर कहता है जनाब मेरा सी ग्रेड आता है, अब मैं चाहता हूं मेरा बी ग्रेड आए, हमने कहा कोई मसला नहीं है, सी से बी पे जंप करना इज वेरी इजी। एक आया आकर कहता मेरा बी ग्रेड आता है और मैं ए ग्रेड पे आना चाहता हूं, ये काम आसान नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ए ग्रेड ये इलीट है, यहां परफेक्शन है, यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है, यहां इल्म चाहिए, तजर्बा चाहिए, सबसे बढ़कर सब्र चाहिए, पेशेंस चाहिए, प्रेशर को बर्दाश्त करने का हौसला चाहिए। अगर आज 1 लाख बंदे आपकी तारीफ कर रहे हैं, कल कल ये 1 लाख बंदे आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। इस चीज को एब्जॉर्ब करने का एक पैशन, ये जज्बा इंतहाई जरूरी चाहिए। तो बी से ए में आने के लिए नूरी साल का फर्क है, लाइट ईयर्स का। महावरतन कह रहा हूं कि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुटअप करनी पड़ेगी। नो टैलेंट, नो ब्यूटी, नो रिचेस। देखिए इतनी जहानत भी नहीं है और इतना ज्यादा अमारत भी नहीं है, इतनी खूबसूरती भी नहीं है, कुछ नहीं होता। जस्ट शो अप डेली, रोज नजर आओ मैदान में खड़े हुए, बस नजर आने चाहिए आप मैदान में खड़े हुए, मुकाबले के लिए तैयार खड़े हो, अपने हथियार सजाकर आप बस रोजाना नजर आए, आगे बैठे ताकि लोग देखें, उन्हें पता चले ये गेम के अंदर शामिल है। और तमाशाइयों की सीटियों की परवाह नहीं करनी, जो प्लेयर होता है वो अपनी गेम पे फोकस कर रहा होता है, और बस रोज नजर आए, रोज उठें, इस्तकामत और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएं। फ्रॉम एवरेज टू परफेक्ट द ओनली गैप इज कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये ब्रिज है गोल में और अचीवमेंट में। जो गोल आपने बनाया और अब आप उसको अचीव करना चाहते हैं, उसके दरमियान में जो ब्रिज है ना, जो पुल है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी। रोज नजर आए। तो हर दफा फिनिश लाइन को पहले टच कर जाना सक्सेस नहीं है मेरे दोस्त, याद रखना। बस फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ते रहना, यह भी सक्सेस है। एक रेस हुई, उसके अंदर
कुछ लोगों को फिनिश लाइन से 50 मीटर पहले खड़ा किया, और कुछ लोगों को 200 मीटर पहले खड़ा किया, कुछ लोगों को जो स्टार्टिंग लाइन थी उस पे खड़ा किया, और कुछ लोगों को स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे खड़ा किया और कहा भागो। उन्होंने कहा ये कैसी रेस है भाई, कोई ऐसा जो फिनिशिंग लाइन के बड़ा करीब है, कोई ऐसा जो बहुत दूर है, ये कौन सी रेस हुई? तो कहा गया यही तो जिंदगी है भाई, यही तो लाइफ है। लाइफ की रेस भी तो कुछ ऐसी होती है ना, कुछ लोगों को बेनिफिट होता है, वो पैदा अमीर घराने में हुए, उनके वालिदैन पढ़े लिखे थे, उन्होंने बड़े अच्छे स्कूल से तरबियत हासिल की, अब उनके लिए तो आसान है, उनके लिए जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा है जो पैदा हुआ तो घर में बाप का साया उठ चुका था, घर में बड़ी गुर्बत थी, घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अब उसको एफर्ट ज्यादा करनी पड़ेगी, वो तो स्टार्टिंग लाइन से भी पीछे खड़ा हुआ है ना। सो दिस इज द रेस ऑफ लाइफ। कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरे से ना करें। आपकी जिंदगी का चैप्टर 1 है, उसकी जिंदगी का चैप्टर 20 चल रहा है, और आप चाहते हैं पहले दिन ही सेल उतनी हो जाए जितनी हाजी साहब की दुकान की होती है। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एंजॉय द प्रोसेस। कहा गया कि ये चट्टान, ये बड़ा पत्थर हटाना है। उस बंदे ने दोनों हाथ रख लिए और हटाना शुरू किया। उसने बहुत एफर्ट की, पूरा दिन लगा रहा, चट्टान 1 इंच भी ना हिली। अगले दिन फिर आया, उससे अगले दिन आया, कई हफ्ते तक उसको जो कहा गया था चट्टान पे दोनों हाथ रखता, बड़े जज्बे, डिटर्मिनेशन और वेलर के साथ, बड़े पैशन के साथ जोर लगाता। लेकिन वो इतनी बड़ी चट्टान थी, माउंटेन थी, रॉक थी, कहां हिलना था उसने। वो कोशिश करता रहा, नहीं हटी। कुछ 4-5 हफ्तों के बाद वो पुकार उठा, कहने लगा ये क्या मैं कर रहा हूं, क्या फजूल एक्सरसाइज हो रही है, ये कभी हट सकती है, मैं क्या करूं। अचानक ये कहने के बाद उसने अपने हाथों को देखा, अपने जिस्म की तरफ नोटिस किया, तो उसको लगा कि वो बदल चुका है। उसके हाथ के मसल्स मजबूत हो गए थे, उसके पांव के अंदर भी सख्ती आ गई थी, उसके अंदर डिटर्मिनेशन का, कन्विक्शन का और एक जज्बे का एक रेला था जो उसको उभार रहा था। यानी चट्टान तो अपनी जगह से उसकी हरकत नहीं हुई, लेकिन उस बंदे में हरकत आ गई थी। चट्टान नहीं हिली, उस बंदे के अंदर हिलजुल हो गई थी। तो याद रखिए, जब भी जिंदगी में रुकावट आए, रेजिस्टेंस आए, तो पुश जरूर कीजिएगा, और जोर से पुश कीजिएगा, ज्यादा जोर से पुश कीजिएगा, क्योंकि पुश करने से वो रुकावट या तो हट जाएगी या कुछ अरसे बाद हट जाएगी, या हटेगी नहीं लेकिन आपके अंदर मजबूती पैदा कर जाएगी, आपको स्ट्रॉन्ग कर जाएगी। लेकिन यहां पे याद रखिए, हरकत में बरकत तो है। सक्सेस की जो रेसिपी बनती है ना पूरी की पूरी, उसके अंदर हरकत और कोशिश और मुशक्कत है, लेकिन सबसे पहले है तवक्कुल। सबसे पहले है तवक्कुल, कि अल्लाह पर तवक्कुल करना है। एक बंदा कहता था, मैं जो भी काम शुरू करने लगता हूं सबसे पहले अच्छी नीयत करता हूं, अपने आप को डेकोरेट करता हूं। जिस तरह एक बंदा गुफ्तगू कर रहा है तो अल्फाज को सजा लेता है, एक बंदा कोई अमल करने लगा है तो उस अमल के अंदर भी थोड़ी एक मुलम्मा साजी भी कर लेता है, थोड़ा सा उसको बना लेता है लोगों को दिखाने के लिए। तो वो बंदा कहता है, पहले मैं नीयत करता था कि मैं क्या करने जा रहा हूं, पक्की नीयत करता था, और फिर मैं दुआ करता था रब ताला से कि ऐ अल्लाह, मैं जो करने जा रहा हूं मेरे हक में बेहतर फरमा दे, और जो मेरे हक में बेहतर है वो कर दे। ये दोनों करने के बाद अब मैं भरपूर वसाइल, वक्त, पैसा, ताकत लगा देता था। अब जो भी रिजल्ट आए, वो रिजल्ट चाहे मर्जी के मुताबिक है या नहीं है, लेकिन मैं तो अर्ज कर चुका था कि मालिक तू मुझे जो अता फरमाएगा मैं राजी रहूंगा, तो मुझे वो रिजल्ट अच्छा ही लगता था। कुछ अरसे के बाद पता भी चल जाता था कि जनाब बज़ाहिर जो मैं नाकामी समझ रहा था वो नाकामी नहीं थी, वो कामयाबी थी। जैसे किसी मुल्क में एक ट्रेन में आग लग गई, बहुत ज्यादा आग लगी, लोग जिंदा जल गए, पूरी पूरी बोगियां जल गई। बाद में किसी ने रिसर्च की, और वो लोग जिनके पास ट्रेन की टिकट थी लेकिन वो ट्रेन में किसी वजह से बैठ नहीं पाए, उनसे जाके मुलाकात की, पूछा भाई आप क्यों ट्रेन में नहीं बैठे। उसने कहा जी मेरे कपड़े पे चाय गिर गई तो मैं नहीं आ सका। किसी ने कहा जी घर में कोई काम पड़ गया, किसी ने कहा मुझे बुखार हो गया। और उस वक्त जब उसको बुखार हुआ, उसको गुस्सा बड़ा चढ़ा था कि ट्रेन की टिकट जाया हो गई, लेकिन जब पता चला तो वो एकदम से खुश हो गया कि यार मैं बच गया। तो तवक्कुल, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखना ये बहुत जरूरी है। नंबर 2 इज पेशेंस, सब्र रखें। अगर आपने सब्र छोड़ दिया आप जंग हार गए। नंबर 3 सैक्रिफाइस, अगर वो चीज जो आपको चाहिए उसके लिए आप कुर्बानी नहीं देते तो वो चीज कुर्बान हो जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। नंबर 5 डिसिप्लिन, मोटिवेशन आपको स्टार्ट तो कर देगी लेकिन उस सफर पर तेजी से लेके जाने वाली चीज वो डिसिप्लिन है। नंबर 6 कॉन्फिडेंस, दे लाइक मी,
कि मुझे वो अच्छा समझते हैं या नहीं समझते, नहीं, मुझे वो अच्छा समझे या ना समझे, अगर मैं ठीक हूं तो मैं ठीक हूं, ये कॉन्फिडेंस है। नंबर 7 इज कंसिस्टेंसी, इस्तकामत के साथ आगे बढ़ना है। तो 2 चीजों की लिस्ट आपने जरूर बना लेनी है। क्या? जब भी सुबह उठें ये तय कर लें कि आज के दिन कौन कौन से इमोशंस मैंने एक्सपीरियंस करने हैं, कौन कौन सी फीलिंग्स मैंने अपने अंदर रखनी है और कौन कौन सी फीलिंग्स मैंने अपने अंदर नहीं रखनी। जैसे सुबह आप उठे, आपने तय कर लिया कि मैंने इंकरेजमेंट की, हौसला अफजाई की और खुद एतमादी की और खुशी की फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है और मायूसी की फीलिंग्स को, गुस्से की फीलिंग्स को रिजेक्ट करना है। सुबह अपना एक माइंडसेट बना लें। अब ऑटोमेटिकली आप उन लोगों से मिलेंगे जो लोग आपको हौसला अफजाई की तरफ लेके जाते हैं, जिन लोगों से मिलना आपको खुद एतमादी की तरफ लेकर जाता है ऑटोमेटिकली। क्योंकि हम किसी इंसान से जो पीछा छुड़ा रहे होते हैं ना, दर हकीकत उस इंसान से पीछा नहीं छुड़ा रहे होते, उस इंसान से मंसूब जो फीलिंग होती है ना, उस फीलिंग से पीछा छुड़ा रहे होते हैं। रोजाना ये चार्ट अगर आप बना लेंगे ना, आज के दिन मैंने ये फीलिंग्स लेनी है और ये फीलिंग्स नहीं लेनी, देखिए आपका दिमाग कितना सेट हो जाता है। और इसी तरीके से 1976 के अंदर एक बंदे ने फीलिंग्स के साथ, क्रिमिनल बहुत बड़े जो मुजरिम थे और वो जुर्म के अंदर इतने खुप चुके थे, उसने सैकड़ों मुजरिमों का इलाज किया उस डॉक्टर ने, बगैर किसी दवाई के। एक टेक्निक उसे होपोनोपोनो कहा जाता है। उसने उनको बिठा के उनके जज्बात के साथ कैसे खेला कि ये 4 जुमले उसने कहा, तुम बार बार अपनी जबान से अदा करो। When you will speak these sentences again and again and again, बार बार बोलोगे, तुम्हारी लाइफ में तब्दीली आ जाएगी। और 4 जुमले कौन से थे? I am sorry, please forgive me, thank you and I love you। ये 4 जुमले वो मुजरिम बैठकर बार बार बोलते थे, बार बार बोलते थे, बोलते गए, उन पे असर हुआ। याद रखिए ये तजर्बात है कि आप पानी के ऊपर जो चीज पढ़कर बताते हैं वो पानी के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उसका तब्दील हो जाता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर उसका बदल जाता है और पानी के अंदर वो तब्दीली आती है। पौधों के साथ अगर आप पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पौधे उगेंगे, सही तरीके से उनकी नरिशमेंट होगी। और अगर पौधों के साथ आप नेगेटिव बात कर रहे हैं तो पौधों के अंदर कमी आ जाती है, मुरझा जाते हैं, सही डेवलप नहीं हो पाते। सो देयर इज समथिंग, ये कुछ है जो कि हमें इस चीज पर लेकर आता है। तो जनाब लास्ट में सुन ले, रिमेंबर यू हैव टेकन बर्थ इन दिस वेरी बिग यूनिवर्स एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। आप बहुत कीमती आदमी है, बहुत अहम तरीन है। आपकी पैदाइश इस यूनिवर्स में हुई, इस सिस्टम में हुई और आपका एक फैसला कितने लोगों की जिंदगी को मुतासर कर देता है। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी लाइफ में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी फैमिली में आपकी इन्वेस्टमेंट, आपके कारोबार में, आपकी जॉब में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके रिलेशंस में, आपके नेबर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप एक सिटीजन है एक मुल्क के, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी आइडेंटिटी आपकी इन्वेस्टमेंट है। और कामयाब इन्वेस्टर वो होता है जो अपनी हर इन्वेस्टमेंट को फॉलो करता है, अपनी हर सरमायाकारी पे उसकी नजर होती है कि सही प्रॉफिट हर जगह से आ रहा है या नहीं आ रहा। वो नजर रखता है कि प्रॉफिट कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। और ऐसा नहीं होता कि जनाब एक इन्वेस्टमेंट पिट जाए और एक जगह से बहुत प्रॉफिट आ रहा है, यानी कारोबार तो आपको मुनाफा दे रहा है लेकिन फैमिली में आपको नुकसान हो रहा है, बच्चे आपके सुन नहीं रहे, घर में लड़ाइयां चल रही हैं। तो इन सारी इन्वेस्टमेंट्स में से वो चुन लें जो अहम तरीन है। वो अहम तरीन कौन सी है? नंबर 1 जो कि लॉन्ग टर्म है, जो लंबा अरसा चलेगी। नंबर 2 जिसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा है। और नंबर 3 वो इन्वेस्टमेंट जो एक जगह आप करें, उसको सेट करें तो बाकी सारी इन्वेस्टमेंट उसकी वजह से सेट हो जाए। और ये अहम तरीन इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको अपनी तवज्जो, अपना पैसा, अपना वक्त लगाना चाहिए, वो है आपकी आइडेंटिटी, बीइंग ए मुस्लिम। अपने इस्लाम वाली शनाख्त को मजीद मजबूत करें, अपने ईमान पे तवज्जो दें, क्योंकि ये इस्लाम ऐसा प्यारा दीन है कि एक बंदा अच्छा मुसलमान बन जाए, वो खुद ब खुद अच्छा शौहर बन जाएगा, अच्छा बेटा बन जाएगा, अच्छा कारोबारी बन जाएगा, अच्छा मुलाजिम बन जाएगा, अच्छा शहरी बन जाएगा। सो ट्राई टू बी गुड इन्वेस्टर अपनी